महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 या 10 मार्क्स में पूछा जाता है। देखो, डायबिटीज़ मेलाइटस नाम आते ही आपके दिमाग में, आपकी फैमिली में या तो फिर आपके रिलेटिव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से। आज हम पढ़ेंगे कि भाई डायबिटीज़ क्यों होती है, ठीक है। उसके लिए उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे, फिर क्लिनिकल फीचर देखेंगे, लैब डायग्नोसिस एंड देन ट्रीटमेंट देखेंगे। देखो, डायबिटीज़ वर्ड आते ही आपको पता होगा इंसुलिन। इंसुलिन नाम याद आएगा, ठीक है, डायबिटीज़ वर्ड सुनते ही। तो ये इंसुलिन क्या है? तो देखो, ये इंसुलिन है, वो है हार्मोन, ठीक है। ये इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। आपको पता है हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, उसका नाम है पेंक्रियास। तो ये पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल होते हैं, जो ये बीटा सेल क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन हार्मोन। इतना समझ में आ गया आपको कि इंसुलिन एक हार्मोन है, जो पेंक्रियास में बीटा सेल प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन। अब बात आती है कि इस इंसुलिन का फंक्शन क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये है क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स। और ये है हमारा सेल। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? सेल है, ठीक है। इंसुलिन का काम क्या है पता है? ये जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमने खाना खा लिया, तब अब इस सिचुएशन में ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। ये क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलिन का काम क्या है? ये ग्लूकोज है उसको ट्रांसफ़र करेगा सेल्स के अंदर, ताकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा इंसुलिन। इतना पता चल गया। अब दूसरा हार्मोन है जो कि नाम है उसका ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि जब स्टारवेशन की कंडीशन हो, ठीक है, आपको पता है कि जब ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। लेकिन अगर कोई स्टारवेशन के कंडीशन है, फॉर एग्जांपल मैंने फास्ट रखा है, मैंने कुछ खाया नहीं, अब हम मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा कि जो भी स्टोरेज फॉर्म में है ग्लूकोज, ठीक है, उसको क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज। मतलब कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। मतलब कि दोनों के फंक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट है। इंसुलिन है वो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करेगा, जबकि ग्लूकागोन है वो क्या करेगा? ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये इंसुलिन किस तरह से वर्क करता है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आप देख लो यहाँ पर। डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मीन्स मतलब ज़्यादा अमाउंट में, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट है? एमिया मतलब कि ब्लड में। ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। It's caused by inherited or acquired defect in insulin secretion, insulin action और both। ये हम देखेंगे कि भाई किस तरह से होगा, आपको अच्छे से डिटेल में मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ याद रखना है टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। जब मतलब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 भी डायबिटीज़ के बारे में इन डिटेल, ठीक है, कि भाई टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ 2 डायबिटीज़ समझने से पहले आपको इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है वो अच्छे से प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम उसका फंक्शन देखेंगे किस तरह से होता है। देखो, जब हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल ये है आपका स्टमक और ये है आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, ये स्टमक और ये है आपका इंटेस्टाइन। अब जब आपने खाना खाया तो आपके खाने में अब जो भी है ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा आपके ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ आपका आ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल हो गया है इंक्रीज। जब आपका ग्लूकोज लेवल ग्रेटर देन 70 ग्राम पर डेसीलीटर होगा, तब ये ग्लूकोज है वो कहाँ एंटर करेगा? आपका जो पेंक्रियाज है उसके अंदर के जो बीटा सेल है उसमें ये ग्लूकोज एंटर करेगा, ठीक है।
और इंसुलिन को बोलेगा कि चलो भाई अब ज़रूरत है तुम्हारी, तुम सीक्रेट हो। लेकिन ऐसे ही सीक्रेट नहीं होता है, यहाँ कुछ मैकेनिज्म होती है। क्या होगा, जब ग्लूकोज ब्लड में, ये देखो मैं अलग अलग कलर से आपको दिखाती हूँ, यहाँ ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, >70। तब क्या होगा, ये ग्लूकोज आएगा पेंक्रियाज के बीटा सेल के अंदर एंट्री करेगा। जब बीटा सेल के अंदर एंट्री करेगा तब ग्लूकोज है ना, वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और वहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये एटीपी जब आपके सेल में बन रही, मैं इनको अलग डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, ग्लूकोज आया ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में ज़्यादा हो गया है ग्लूकोज 70 ग्राम पर डेसीलीटर, >70 ग्राम पर डेसीलीटर। ये ग्लूकोज कहाँ आएगा, आपके पेंक्रियास में जो बीटा सेल है वहाँ एंटर करेगा। तो मैं इनको जूम करके आपको दिखाती हूँ। ये है आपका बीटा सेल, ठीक है। ये क्या है, आपका बीटा सेल। यहाँ बीटा सेल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2। ये ग्लूकोज एंट्री करेगा यहाँ से और ग्लूकोज आ जाएगा बीटा सेल के अंदर। ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर और वो करेगा एटीपी का फॉर्मेशन। तो यहाँ बीटा सेल में एक पोटेशियम चैनल आयन प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये पोटेशियम चैनल आयन हो जाएगी ब्लॉक बिकॉज ऑफ दी एटीपी, क्योंकि एटीपी है वो यहाँ इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये चैनल बंद हो गई है, तो यहाँ एक दूसरी चैनल होगी जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ये कैल्शियम आयन जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएगी और कैल्शियम आपका आएगा सेल्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम आयन आया, जैसे ही कैल्शियम आयन जब सेल में एंट्री करेगा तब इंसुलिन है ना, इंसुलिन वो सीक्रेट होगा सेल के बाहर। इतनी मैकेनिज्म समझ में आ गई। देखो क्या हुआ, हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। अभी ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा, पेंक्रियाज के बीटा सेल में एंट्री करेगा। यहाँ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोज एंटर हुआ, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, एटीपी फॉर्मेशन हुआ। ये एटीपी है वो क्या करेगा, पोटेशियम आयन को, जो चैनल है पोटेशियम आयन एक्सचेंज चैनल है, उसको कर देगा ब्लॉक। अब क्या होगा कि दूसरी चैनल जो कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल है, कैल्शियम चैनल है, वो हो जाएगी ओपन और ये कैल्शियम आयन एंट्री करेगा हमारे बीटा सेल्स के अंदर। जैसा ही कैल्शियम एंटर होगा वहाँ इंसुलिन सेल से बाहर निकलेगा। तो इस तरह से पूरी मैकेनिज्म है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ये इंसुलिन तो आ चुका है, अब ब्लड में आ गया। देखो अब ये ब्लड वेसल में इंसुलिन भी आ चुका है। अब ये इंसुलिन क्या करेगा कि भाई इनको हटा के, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब उनको वो ट्रांसफ़र करेगा कहाँ, सेल्स के अंदर। कौन से सेल्स, आपको पता है कि भाई 3 ऑर्गन है हमारे, लीवर, एडिपोज टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। वहाँ जाके इस ऑर्गन में क्या करेगा, ग्लूकोज को करेगा ट्रांसफ़र। किस तरह से करेगा वो अब हम देखते हैं। देखो ये है हमारी ब्लड वेसल, यहाँ पर है आपका ग्लूकोज और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंसुलिन। अब फॉर एग्जांपल ये है लीवर, ये है स्केलेटल मसल्स और ये है एडिपोज टिश्यू। ये जो सेल्स है, ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन पे किससे बना है, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनेंगे एंड देन बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये इंसुलिन है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को लेके यहाँ पर जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा स्टोर। तो ये थी पूरी मैकेनिज्म। लेकिन अभी ये मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ी हो रही है। कहाँ पर, या तो फिर इंसुलिन जो हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ है उसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं, या तो फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये नाम जो है उसका मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप देखते रहो, ठीक है।
फिर यहाँ टाइप 1 डायबिटीज़ कोज कब होगी? देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ कोज होने के लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये आपका एक तो जेनेटिक फैक्टर एंड सेकंड है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर में डिफेक्ट है, मतलब कि इंसुलिन में कुछ गड़बड़ी है। फॉर एग्जांपल ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होगा कि ये जो बीटा सेल है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इंसुलिन कहाँ से आएगा? तो हमें क्या करना होगा कि इंसुलिन के डोज देने पड़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस लोगों को, ठीक है। तो ये बीटा सेल डिस्ट्रॉय किस तरह से हो सकता है? या तो फिर जेनेटिक डिफेक्ट है या तो फिर एनवायरमेंटल फैक्टर है। देखो, जेनेटिक डिफेक्ट में क्या होगा कि आप सबको पता है कि भाई सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वहाँ बहुत सारे हमें पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसमें से जो 6th क्रोमोसोम है, ठीक है, 6th, वहाँ HLA जीन में कुछ डिफेक्ट है, इसीलिए मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें कुछ गड़बड़ी है। हमें पता है कि हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स प्रेजेंट है। वो इम्यून सेल्स क्या करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो उसको क्या करेगा? किल कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसको कैसे पता चलेगा हमारे इम्यून सेल्स को कि भाई ये फैक्टर है, वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, वो फॉरेन पार्टिकल है या फिर हमारे ही बॉडी का पार्टिकल है? उसके लिए होता है MHC। फॉर एग्जांपल ये टी सेल्स है, ठीक है, ये टी सेल है, उसकी सरफेस पर ये MHC बाइंड हुआ होता है, ठीक है। ये MHC क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एंटीजन है, ये MHC डिटेक्ट करेगा कि ये एंटीजन हमारा बॉडी का ही है या फिर फॉरेन है। ये MHC डिटेक्ट करेगा और कहेगा कि सेल को भाई ये सेल्फ एंटीजन है तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, अगर ये नॉन सेल्फ है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ी है, कहाँ पर? MHC में, क्रोमोसोम नंबर 6 में HLA जीन में डिफेक्ट है, तो MHC है वो भी क्या बनेगा? डिफेक्टिव बनेगा। अब ये MHC रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये एंटीजन हमारे खुद का एंटीजन है या फिर फॉरेन एंटीजन है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये MHC डिस्ट्रॉय कर देगा किसको? बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स, फॉर एग्जांपल ये है पेंक्रियास और ये पेंक्रियास में बीटा सेल प्रेजेंट है। अब ये टी सेल है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि भाई ये हमारा ही सेल है या तो फिर फॉरेन है, और वो कर देगा डिस्ट्रॉय बीटा सेल्स को, और बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो और क्या होगी? हमारी बॉडी में डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कोज होती है। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक फैक्टर। और सेकंड है एनवायरमेंटल फैक्टर। उसमें क्या है? फॉर एग्जांपल वायरस ले लो आप, ये वायरस है तो आपको सबको पता है कि उसका कोई स्पेसिफिक एंटीजन है, वो एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करके हमारी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी। आपको तो पहले तो इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, हमारे खुद के एंटीजन है या फॉरेन एंटीजन पर किस तरह से एक्ट करती है, ठीक है। देखो, अब क्या होगा कि वायरस आया हमारी बॉडी में, ये वायरस के ऊपर कोई स्पेसिफिक एंटीजन है। नॉर्मली हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी बाइंड करेगी इस एंटीजन के साथ और उसको कर देगी डिस्ट्रॉय। अब देखो यहाँ होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये पेंक्रियाज है और ये है हमारे पेंक्रियाज का बीटा सेल, तो सेम एंटीजन का स्ट्रक्चर यहाँ बीटा सेल की सरफेस पर है। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी? डिटेक्ट नहीं कर पाएगी कि ये हमारा ही है या फिर कोई बाहर का एनवायरनमेंट का आया हुआ है। तो ये एंटीबॉडी जाके यहाँ बाइंड कर जाएगी हमारे खुद के सेल्स पर। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हो कि एंटीजन की मिमिक्री हो रही है, कि यहाँ एंटीजन का स्ट्रक्चर हमारे बीटा सेल के एंटीजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर है, तो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी और ये एंटीबॉडी है वो क्या कर जाएगी? बाइंड कर जाएगी हमारे ही बीटा सेल को और डिस्ट्रॉय कर देगी हमारे बीटा सेल को, ठीक है। ये समझ में आया आपको? क्या होता है कि कोई वायरस आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो कोई वायरस है, उसका एंटीजन सिमिलर एंटीजन है हमारे बीटा सेल से, ठीक है।
तो हमारी बॉडी इस वायरस को किल करने के लिए एंटीबॉडी बना रही है ताकि ये वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन ये एंटीबॉडी हमारे जो सेल्स है, बीटा सेल्स है पैंक्रियाज में, उसके सरफेस पर भी सेम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है। तो ये एंटीबॉडी जाके वहाँ बाइंड हो जाएगी और उसको एज अ नॉन सेल्फ कंसिडर करेगी और उसको कर देगी डिस्ट्रॉय। तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। तो ये था हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, 2 तरीके से होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। उससे हम कहेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और उसे हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी कहते हैं। कोजिस क्या है उसके? कोज्ड बाय लेक ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। क्यों? क्योंकि या तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ डिस्ट्रक्शन हो गया पेंक्रियास बीटा सेल का, इसीलिए यहाँ इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट क्या होगी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में? आपको इंसुलिन के डोज देने पड़ेंगे पेशेंट को। ठीक है, उसके सिवा दूसरी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर क्या है? कोज्ड ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, या देयर में भी हेरिडिटरी टेंडेंसी फॉर बीटा सेल डिजनरेशन। ये सारे मैंने आपको समझा दिए कि वायरल इन्फेक्शन होगा, या तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ठीक है, या तो फिर जीनेटिक डिफेक्ट है, तो ये कोज हो सकता है। फिर है यूजुअल ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज अकर्स एट 14 ईयर ऑफ एज। आपको 10 to 15 ईयर तक आपको डिटेक्ट हो जाता है कि भाई आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है। ठीक है, देखो किस तरह से। फॉर एग्जांपल, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको जब वो ग्रो होगा तो बहुत सारे ऑर्गन ग्रो होते जाएंगे, और साथ साथ पेंक्रियाज है उसका भी क्या होगा, वो भी ग्रो होगा, पेंक्रियाज भी। लेकिन क्या होगा कि कुछ एज तक वो ग्रो होगा, लेकिन जितना ही ग्रो होगा उतना ही वो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसके पूरे बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये जो फेज़ है ना, वहाँ डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा, और उसकी डिटेक्शन मेथड भी हम लास्ट में डायग्नोस करेंगे, ठीक है, किस तरह से, तो वो आपको पता चल जाएगा। इस वक्त आप फोकस करो कि भाई किस तरह से होता है टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ सिम्टम्स आपको दिखने मिलेंगे, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफाजिया। मतलब एक पोलीयूरिया मतलब कि इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता रहता है। फिर आपको मतलब एक्सेसिव थर्स्ट एंड एक्सेसिव हंगर, आपको भूख प्यास ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो ये है उसके मेन सिम्टम्स। पेशेंट्स आर नॉट ओबेस। यहाँ आप देखो पेशेंट्स ओबेस नहीं है, यहाँ जो पेशेंट होगा उसका वेट लॉस होता जाएगा, यहाँ कोई ओबेस पीपल नहीं होंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, वहाँ ओबेस होंगे, ठीक है, यहाँ जो पीपल है वो ओबेस नहीं होंगे। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हम देखेंगे, ठीक है। दे आर प्रोन टू डेवलप मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन सच एज कीटोएसिडोसिस। आपको पता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज तो ज़्यादा है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ग्लूकोज तो प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगी, हमारे सेल्स को लगेगा कि भाई हमारे पास ग्लूकोज है ही नहीं, वो क्या करेगा, फैटी एसिड जो लिपिड है उसको करना स्टार्ट कर देगा ब्रेक डाउन, और जब लिपिड का ब्रेक डाउन होगा तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, और क्या होगा, कीटोएसिडोसिस कोज होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि भाई यहाँ पर कोई इंसुलिन में नहीं, बल्कि जो इंसुलिन में ले जाने वाला जो रिसेप्टर है ना, उसमें कुछ डिफेक्ट है। देखो किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड में है ग्लूकोज लेवल ज़्यादा, ठीक है। अब इंसुलिन का काम क्या है, ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो गया, इसलिए ग्लूकोज कहाँ जाएगा, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स के अंदर जाएगा और इंसुलिन सिक्रीट होगा। अब ये इंसुलिन बाहर आ चुका है, देखो ये इंसुलिन आ चुका है ब्लड में। अब ये इंसुलिन ब्लड में आ चुका है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भाई लीवर, एडिपोज टिश्यू है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स है, वहाँ जो सेल्स है, इस ऑर्गन के जो सेल्स है, वहाँ इस ग्लूकोज को करना है हमें ट्रांसफ़र,
इंसुलिन का काम यही है, ट्रांसफ़र करेगा। तो अब क्या होगा, देखो आप, ये इंसुलिन ऐसे ही तो अंदर नहीं जा पाएगा, ये इंसुलिन जाएगा यहाँ, रिसेप्टर प्रेजेंट हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए रिसेप्टर इस सेल्स पे। देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ, ये एक सेल है, आप जूम करके मैं बताती हूँ, ठीक है। और ये है यहाँ पर रिसेप्टर। इंसुलिन क्या होगा, ब्लड में आया इंसुलिन, अब ये इंसुलिन यहाँ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा और बाइंड होगा और यहाँ बहुत सारी प्रोसेस होगी, ठीक है, वो उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। ये इंसुलिन क्या करेगा कि यहाँ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होगा, उसको वो इम्प्लांट करेगा उसकी मेम्ब्रेन पर कर देगा यहाँ इम्प्लांट, मतलब कि डोर ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही तो नहीं जा पाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, उसको कुछ जाने के लिए रास्ता भी होना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये इंसुलिन का काम क्या है पता है, ये इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और वो एंट्री करेगा जो भी एडिपोस टिश्यू है, स्केलेटल मसल्स है, लिवर सेल्स है, ठीक है, उसके अंदर एंट्री करेगा और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, उसको वो यहाँ पर लेके आएगा मेम्ब्रेन पर, ताकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एंटर कर सके, कहाँ, ग्लूकोज जो सेल्स है उसके अंदर। लेकिन यहाँ क्या होगा टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यहाँ आप देख सकते हो इंसुलिन रिसेप्टर है ना, यहाँ पर ये रिसेप्टर में कुछ गड़बड़ी है, मतलब कि इंसुलिन रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है वो हो जाएगा रेजिस्ट, ठीक है। मतलब कि जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तब जाके ये इंसुलिन एंट्री करेगा, अगर उसका लेवल मतलब लो अमाउंट में है तो ये एंट्री नहीं ले पाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसीलिए यहाँ हम जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हुआ है उनको हम डायरेक्टली इंसुलिन का डोज नहीं देते हैं, ठीक है। और देखो ओबेस पीपल को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आप देखो ये जो सेल है ना, उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये क्या है, रिसेप्टर है, इंसुलिन उससे बाइंड होगा। लेकिन जो ओबेस पीपल है उसके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ जो टमी के पास जो लिपिड कंटेंट है उसकी लाइपोलिसिस की एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब कि लिपिड ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। और क्या रिलीज होता है, ब्रेक डाउन होगा तो फ्री फैटी एसिड, ये फ्री फैटी एसिड है वो इस रिसेप्टर को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा या तो फिर रेजिस्ट कर देगा, ठीक है, डिफेक्टिव कर देगा। ये फ्री फैटी एसिड है वो डिफेक्टिव कर देगा, इसीलिए इंसुलिन है वो एंट्री नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जब इंसुलिन का अमाउंट ज़्यादा होगा तब जाके ये रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं और इंसुलिन एंट्री ले सकता है। इतना समझ में आ गया आपको। इसीलिए ओबेस पीपल है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आपको जनरली देखने को मिलती है। सो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है। इसीलिए ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। अब नाम का मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। Cause is caused by decreased sensitivity of target tissue of insulin. मैंने जो आपको बोला अभी, this reduced sensitivity of insulin is often referred to as insulin resistance. This is perhaps due to inadequate insulin receptors on the cell surface of the target tissue. जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताई, ठीक है, वहीं लिखा हुआ है। तो ये था हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर हम देख लेते हैं उसके सिम्टम्स। दिस सिंड्रोम इज ऑफन फाउंड इन ओबेस पर्सन। देखो जनरली इसमें कोई सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है आपको पता भी नहीं होगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, लेकिन बहुत टाइम के बाद आपके ऑर्गन है ना वो फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, या फिर टाइप 1 डायबिटीज़, कोई भी डायबिटीज़ हो, ठीक है। वो आफ्टर ऑल क्या करता है कि बहुत साल तक उसके हमें डिफेक्ट करने लगते हैं सारे ऑर्गन। तो वही है हमारा। फिर मेटाबॉलिक चेंज एंड क्लिनिकल फीचर। देखो मैंने ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है, आप पहले ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ पैथोजेनिसिटी है वो मैंने कॉमन लिख दी है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि भाई क्या होता है कि भाई सेल्स में
हमारे ब्लड में बहुत सारा ब्लड है, लेकिन हमारे सेल में ये ब्लड पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए हमारी ब्लड, हमारे जो सेल्स है उसको लग रहा है कि भाई हमारी कंडीशन स्टारवेशन कंडीशन में है, हमें ग्लूकोज मिल नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, ये हब सेल है वो ग्लूकागोन है वो हार्मोन रिलीज करेगा। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, जो फैट है, जो स्टोरेज फैट है उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और हमें क्या कोज होगा, कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो यहाँ वो सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सेकेंडरी इफेक्ट क्या है भाई, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, नेफ्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, फिर कैटरैक्ट है, तो ये सारी है। अब हम देखेंगे लैब डायग्नोसिस। मैं लैब डायग्नोसिस में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं अलग वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, देखो लैब डायग्नोसिस में आप यूरिन टेस्ट कर सकते हो, ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट कर सकते हो, जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। यूरिन टेस्ट में क्या करोगे आप कि भाई यूरिन में यूरिन में ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो जाएगा आपके ब्लड में, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो यूरिन है वो क्या है कि आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा आपके ब्लड का, और क्या फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्म होगा। लेकिन जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब ये ग्लूकोज है वो सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके यूरिन में। तो ये आप डिटेक्ट कर सकते हो, किस से डिटेक्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो बेनेडिक्ट टेस्ट से। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिएजेंट आपको ऐड करना है 5 ml। ठीक है, और फिर आपको 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन ऐड करने हैं इसके अंदर, और उसको आपको हीट करना है। हीट करने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है उसका कलर चेंज, और उसके ऊपर उसकी ग्रेडिंग पर आपको क्या करना है कि भाई डायबिटीज़ है या नहीं है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसमें होता है कि भाई ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर। ठीक है, उसकी ग्रेडिंग पर आप कह सकते हो कि भाई डायबिटीज़ मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। फिर एक कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट आप कर सकते हो। अगर आपके ब्लड में देखो आपके सेल्स है उसको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, ग्लूकागोन आएगा और क्या करेगा, अब फैट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब कि ब्रेक डाउन करेगा, और आपके ब्लड में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अब कीटोन बॉडीज़ ब्लड में ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो कहाँ आएगी, अब यूरिन में। तो यूरिन में आप कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए रोथरास टेस्ट है। रोथरास टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको यूरिन सैंपल लेना है। ठीक है, और फिर आपको उसको सेचुरेट करना है, आपको उसको सेचुरेट करना है एमोनियम सल्फेट से। जब ये सेचुरेट मतलब क्या कि तब तक डिजोल्व करना है जब तक डिजोल्व होता रहे। ठीक है, फिर आपको ऐड करना है क्रिस्टल और नाइट्रोप्रोसाइड, क्रिस्टल आपको ऐड करना है, आई थिंक नाइट्रोप्रोसाइड है, फिर लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। और फिर आपको करना है लिक्वर एमोनिया, आपको साइड की वॉल से ऐड करते जाना है। आपको अगर कीटोन बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो आपको पर्पल कलर की रिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको हो जाएगी रोथरास टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, अगर पर्पल रिंग फॉर्म होती है तो। फिर माइक्रोअल्ब्यूमिन टेस्ट है, डीप स्टिक मेथड आप कर सकते हो कि आपको क्या करना है, ये एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपका यूरिन सैंपल लेना है और वो आपको, और डीप स्टिक मेथड आपको जो स्टिक आती है, ठीक है, उसको डीप कर देना है यहाँ पर, और फिर आपको जो भी चार्ट दिया गया है उसके साथ कंपेयर करना है। फिर है ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम्स की उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, जो भी ग्लूकोज है ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम आएगा और वो रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ। यहाँ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एस्टिमेशन है, आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर आप कर सकते हो, फास्टिंग ब्लड शुगर है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रैंडम ब्लड शुगर में आपको ऐसा स्पेसिफिक टाइम है, आप अगर हॉस्पिटल गए विजिट और आपको चेक करवाना है कि भाई मुझे डायबिटीज़ है या नहीं, तो रैंडम ब्लड शुगर आप करा सकते हो। फिर फास्टिंग ब्लड शुगर में क्या होता है, देखो आपको 8 to 12 आवर का फास्ट करना है, मतलब कि अगर आपने रात को 8 बजे खाना खाया है तो दूसरे दिन 8 बजे सुबह आपको ब्लड सैंपल देना है। ठीक है, और फिर उसकी जो रेंज है उसमें आना चाहिए। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर है तो मतलब लेस देन 100 होना चाहिए। और फिर आपको क्या करना है, खाना खा के आना है दूसरी बार 2 आवर के बाद, और फिर से आपको क्या करना है, चेक करवाना है।
फिर एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसमें भी ओरल है एंड इंट्रावेनस है। ओरल में क्या होता है कि आपको ओरली ग्लूकोज दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो, द पेशेंट हु इज शेड्यूल फॉर ओरल जीटीटी इज इंस्ट्रक्टेड टू ईट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉर एटलीस्ट 3 days। 3 days तक आपको अच्छे से, ऐसा नहीं कि भाई मुझे रिपोर्ट करवाना है, जाना है तो मैं कार्बोहाइड्रेट कम इंटेक करूँ, तो आपका रिपोर्ट फ्लक्चुएट आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ डाइट फॉर एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द टेस्ट एंड कम आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट ऑन द डे ऑफ द टेस्ट एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज सैंपल इज फर्स्ट वन। आपको क्या करना है, पहले फास्ट आपने किया हुआ है वो पहले ले लिया एंड देन 75 ग्राम ग्लूकोज आपको डिजोल्व करना है 300 ml वाटर में, इंजेस्ट किया और फिर 2 घंटे के बाद आपका टेस्ट होगा ब्लड एंड यूरिन सैंपल लेके। फिर इंट्रावेनस अगर किसी ने कोई सर्जरी की है, ठीक है, गैस्ट्रिक या इंटेस्टिनल, तो हम उसे इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। फिर है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये जनरली आजकल बहुत है, ठीक है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। उसमें क्या मिलता है आपको, एवरेज ब्लड शुगर मिलता है, एवरेज मतलब 2 to 3 months। क्यों, क्योंकि यहाँ आरबीसी है ना, उसके सरफेस पर आपको ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगे। मतलब आपको पता है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना है, 120 days, ठीक है। तो उसके बेसिस पर देखो यहाँ पर HbA1c glycated hemoglobin test tell about average level of blood sugar over the past 2 to 3 month के। Estimation of HbA1c level in blood is used as guide to the degree of control over a long period. The red blood cells of all people contain a small proportion of HbA1c। भाई नॉर्मल पीपल के अंदर भी HbA1c प्रेजेंट होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन द रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द ग्लूकोज लेवल एंड सो पर्सन विथ डायबिटिक हैव अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ HbA1c। मतलब कि आरबीसी की सरफेस पर अगर HbA1c का प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो वो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन डायबिटिक है और फर्दर हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ट्रीटमेंट आप देख सकते हो कि भाई डाइट एंड एक्सरसाइज, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया, ओरल मेडिकेशन। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तब हम ये कर सकते हैं। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो आपको कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको इंसुलिन के डोज ही देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।